अगर कोई शख्स ये चीज़ अचीव कर ले कि वो अपना ईमान इस पे 100% कर ले, तो वो इस आसमान से अगले आसमान में फिजिकली भी ट्रैवल कर सकता है। मताउल हयात दुनिया अल्लाह मताउल गरूर कि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो धोखे का बस सामान। मेजॉरिटी आपको जो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे ना पेगन के अंदर, ये 7 आसमानों के, वो ये 7 लेयर्स की बात हो रही होती है। तो हमारे दिमाग में ना वो थॉट नहीं आ सकती जिसको ना कभी हमने सुना हो, ना एक्सपीरियंस किया हो, ना मुशाहिदा किया हो। ब्रेन का काम क्या है? आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना ठीक है, और आपकी बॉडीली फंक्शंस को चलाते रहना। ठीक है। इससे ज़्यादा इसका काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ काजी मोहम्मद हारिस। गुज़िश्ता दिनों मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने उन कुरानी आयात का जिक्र किया था जिसमें अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का जिक्र किया था। और 7 आसमानों से रिलेटेड मैंने अपनी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कस किया था, जिस पे कुछ लोगों ने तो नहीं, एक्चुअली एक शख्स ने क्वेश्चन किया और उसने कमेंट किया। उसने कहा कि अगर आप पिछले कुछ मज़ाहिब का मुताला करें, ख़ास तौर पे ग्रीक मैथोलॉजी का मुताला करें, तो आपके सामने ये बात खुलेगी कि माज़अल्लाह कुरान ने जो ये 7 आसमानों का कॉन्सेप्ट लिया है वो ग्रीक मैथोलॉजी से लिया है। तो यानी कि ये इस्लाम का अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, या जिसको दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहिए कि दरअसल ये अल्लाह का उतारा हुआ कलाम नहीं है, वो अल्लाह की उतारी हुई आयत नहीं है माज़अल्लाह, बल्कि ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई एक वर्स है। मैंने कहा कि इस पे बाकायदा एक वीडियो बना ली जाए, इस पे बाकायदा बहस हो जाए, इस पे बाकायदा एक डिस्कशन हो जाए। और उसके लिए ज़ाहिर है मुझे जो सबसे ज़्यादा मौजू आदमी नज़र आए, सबसे ज़्यादा सूटेबल आदमी नज़र आए, वो हमारे तलत भाई नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। नहीं, मैं सबसे सूटेबल तो नहीं हूँ। मैंने ये चीज़ें शौक के तौर पे पढ़ी हुई हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। माइथोलॉजी तो सर इसमें तो बाकायदा बैचलर्स मास्टर्स होता है। इस वक्त इसमें रियल टाइम रिसर्च चल रही है। अच्छा। ये तो एक बहुत मज़े की फील्ड है। जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो वो घुस जाए अंधा कुआं है। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि ख़ास तौर पे मुझे इस फील्ड से रोशनास कराने वाले भी आप हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम बैठ के बातचीत करते हैं, इस हवाले से थोड़ा डिस्कशन करते हैं, तो एक मज़ा आता है और वो चीज़ें खुलती हैं जो आमतौर पे एक आम शख्स की दस्तरस में नहीं होती। सर असल में मीडिया का बैकग्राउंड है ना, तो मीडिया में आपको स्टोरीज चाहिए होती है, नैरेटिव्स चाहिए होते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो आपका न्यूज़ होता है। तो आपको उस कल्चर की, उस आवाम की हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के कैरेक्टर्स इनकी फैमिली लाइफ में, इनके कल्चर में, इनके रिलीजन में वोवन है। मतलब इट्स लिटरली पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी वाला सीन। मेरा एक्सपोजर असल में यहाँ से आ रहा है, क्योंकि आप जब हॉलीवुड को देखते हो ना, अब अमेरिका की ब्यूटी ये है सर, वहाँ पे हर तरह का कल्चर मौजूद है। ठीक है ना, पूरी दुनिया से लोग माइग्रेट करके आते हैं। जेन्युइन अंग्रेज जिसे आप कहोगे वो तो एक्चुअली बड़े कम है। अगर अच्छा। आप हॉलीवुड की हिस्ट्री उठा उठा के देखें, सबसे मशहूर आपके स्टीव जॉब्स हैं, उसकी आप एक जनरेशन पीछे चले जाएं, किसी को भी उठा के खुद आप देखना शुरू करेंगे तो आप समझेंगे कि हॉलीवुड का जो मेन काम है वो मासेस को सिड्यूस करना है। और उनकी जो मासेस हैं वो खाली अमेरिका तक महदूद नहीं है, वो पूरी दुनिया को टारगेट कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि ऐसे नैरेटिव्स यूज़ किए जाए, ऐसे कहानियों के स्ट्रक्चर यूज़ किए जाए जो आपको भी हिट करे और अमेरिकन को भी हिट करे। हो अच्छा अच्छा, सबसे रेलेवेंट हो, यानी सबके लिए। सर इस स्टडी को माइथोलॉजी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये माइथोलॉजीज हैं, ये प्रूवन नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जाके ये किसी ना किसी ने थ्योरी पिच की और उसके मानने वाले इतने ज़्यादा थे कि वो कल्ट बन गई। वो कल्ट इवॉल्व करके फिर कल्चर बना। वो कल्चर एक टाइम तक स्टैब्लिश रहा, तो वो शहर से फिर एक पूरा गांव बन गया। गांव से फिर वो जो है एक पूरी आर्मी बन गई। उन्होंने जाके आगे लोगों को कॉन्कर किया। मैं इसको इतना सिंपल करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाले जो मिथ्स है ना, ख़ास तौर पे जो आपके 7 आसमानों की कहानी है, ये तो आपको हर रिलीजन में मिलेगी। अच्छा। ये बहुत पुराना नैरेटिव है सर, क्योंकि इंसान की सबसे ज़्यादा फैसिनेशन जो है वो जब आपका पेट भर जाता है तो आप आसमान की तरफ ही देखते हो। आसमान, यहाँ ऐसा ही है। तो हमारी जो सबसे पुरानी कहानियाँ हैं, यहाँ तक कि केव पेंटिंग्स मिली हुई हैं जिनमें वो इसके लिए स्पेशल जो टर्म यूज़ होती है वो होता है एंशिएंट एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट। अच्छा। अगर आपका कभी वो हिस्ट्री चैनल से कभी इत्तेफाक हुआ है, उनकी कोई रील्स वगैरह देखी हो, तो कोई 12 या 13 सीजन्स बना चुके हैं इन चीज़ों पे कि जो पुराने कल्चर्स हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजीज थी वो किस तरह की थी और उनको किस तरह की एलियन रेस ने या कौन सी डिमेंशन से एंटिटीज़ ने आके कांटेक्ट किया, वो टेक्नोलॉजी दी। मतलब वो इसको अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं ये सर 2009-2010 में टॉरेंट से डाउनलोड करके तब से देख रहा हूँ और वो आज तक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ही है। अभी तक ये प्रूव नहीं जाहिर है। हाँ हाँ, क्योंकि आप प्रूव कर नहीं सकते। सही बात। यार तलत भाई मैंने एक चीज़ नोट की कि जो मैं ख़ास तौर पे ग्रीक मैथोलॉजीज पढ़ रहा था, उस हवाले से मैंने देखा कि उनके यहाँ जो आसमानों का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक डिफरेंट है। मतलब वो आसमान नहीं है एक्चुअली, वो डाइटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल सूरज की बात कर लेते हैं, वो चांद को एक डाइटी कंसीडर करते हैं,
और इवन वीनस को, मरकरी को वो डाइटीज़ कंसीडर करते हैं। जबकि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है ना डाइटीज़ का, जैसे मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी हज़रत इब्राहीम के हवाले से। जी जी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जो है ना कि इदार अश-शम्स बाज़िगन, सबसे पहले उन्होंने देखा स्टार को, फिर उन्होंने देखा चाँद को, फिर उन्होंने देखा सूरज को। ये जो तदरीज है ना, ये जो एक्चुअली जो रैंक्स हैं कि स्टार से मून की तरफ और मून से सन की तरफ जाना, ये भी इसके पीछे भी साइंस है कि छोटा खुदा, वो जो लोग समझते थे, जो एक्चुअली पूजा किया करते थे, छोटा खुदा, दरमियाना खुदा और सूरज को वो सबसे बड़ा माबूद, खुदा तो नहीं कहना चाहिए, माबूद, परतू जिसको कहते हैं, परतू, माबूद का परतू समझते थे। तो वो उसको जो है ना इबादत किया करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों की नफ़ी कर दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्लियरली बता दिया कि वो कॉन्सेप्ट जो ग्रीक मैथोलॉजीज़ में था, हमारे यहाँ बहरहाल ही अप्लाइड नहीं है, ना हम इसको सही समझते हैं। मुझे क्लियरली पता चल रहा है, आप अलैहिस्सलाम मिराज पे जाते हैं तो आप जब एक आसमान से दूसरा आसमान जा रहे हैं तो एक फ़िज़िकल बाकायदा रुकावट मौजूद है, जिसमें दूसरी तरफ से पूछा भी जा रहा है कि भाई जब रुकते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, तो बाकायदा दूसरी तरफ से पूछा जाता है कि भाई कौन आया है, तो जवाब मिलता है कि जिब्रील हैं। क्या तुम्हारे साथ कोई है? बिल्कुल मोहम्मद हैं। क्या उनको बुलाया गया? हाँ बुलाया गया। तब दरवाज़ा खोला जाता है, तब एक्सेस दिया जाता है। इसका मतलब बाकायदा कोई फिजिकल रुकावट भी मौजूद है। तो ये चीज़ क्लियर है कि कुरान में जो सबा समावातिन का जिक्र है, ये वो नहीं है कि जिसको आप स्टार्स कंसीडर कर लें, प्लैनेट कंसीडर कर लें, क्योंकि प्लैनेट्स आर मोर देन 7 क्या मोर देन 7,000 कह सकते हैं हम इसको। सही है, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए। हम इस मतलब हम सिर्फ इस सोलर सिस्टम के अंदर थोड़ी रहते हुए सोच सकते हैं, पता नहीं कितने सिस्टम्स होंगे और क्या क्या होगा, कितने प्लैनेट्स होंगे, कितने स्टार्स होंगे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी। ये कहना, अब मैं तो उसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि मैं ये आपसे भी सुनना चाह रहा हूँ, ये एक्चुअली सिस्टम चला कैसे, कहाँ से चला? क्योंकि अगर हम पीछे हिस्ट्री थोड़ा देखना शुरू करें ना, तो मैंने जब ये पढ़ना शुरू किया कि जो डाइटीज़, जिसकी वो बाकायदा एक परतू बना के, जो खाने काबा के आसपास भी वो जो एक बाकायदा बुत बना के रखते थे, वो उन बुतों को खुदा नहीं समझते थे। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये बुत दरअसल एक मेटाफोरिकल एक वो हैं, परतू का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ आमतौर पे, कि ये एक हमने इनको कालिब में ढाला है, एक शक्ल में ढाला है। असल में ये किसी और की अक्स हैं, किसी और का अक्स हैं। मैं इस पे चाह रहा था कि इस पे कुछ आप बात करें। सर ये इस पे बात क्या सर, मेरी पूरी पढ़ाई इसी चीज़ पे बेस्ड है। अच्छा, इसको बेसिकली आप कहते हो लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स एंड लैंग्वेज ऑफ मेटाफोर्स। लैंग्वेज ऑफ मेटाफोर्स। आपकी जितनी फिल्म मेकिंग है, अच्छा थोड़ा सा आर्टिस्ट बैकग्राउंड से हो ना, तो मुझे ये सख्ती से कहना ज़रूरी है कि कंटेंट और आर्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अभी हम जो बैठ के प्रोड्यूस करें, ये कंटेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कंटेंट में क्या है, बस आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप आर्ट की तरफ आ रहे हो तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप साथ में अपना एक्सपीरियंस भी डाल रहे हो। ओह, ठीक है। अच्छा। और हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्ट वो है जिसमें आप एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज दे रहे हो, जो कि गारंटीड है कि ये फ्लॉलेस है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ सिंपल करके बताऊँ, बिकॉज जो जितना मैं माइथोलॉजी में घुसा और जितना फिल्म मेकिंग के अंदर मेटाफोर्स पढ़ाया जाता है, वो दोनों यही चीज़ें आपको बेसिकली एक टेक्निक है। अब एक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे ब्रेवरी हो गया, ठीक है, या करेज हो गया, या लव हो गया, या एंग्जाइटी हो गई। अब ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये एक्सपीरियंसेस हैं, इसको आप विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और ये अगर कंट्रोलिंग फैक्टर है, मतलब अगर एंग्जाइटी को या लव को यूज किया जा रहा है एक सोसाइटी को जोड़ के रखने के लिए, मैं कंट्रोलिंग का वर्ड नेगेटिवली नहीं यूज कर रहा, क्योंकि हेल्दी कॉन्टेक्स्ट में भी होता है, तो ये स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन करना ऐसा हो गया जैसे आप खुदा से कनेक्टेड हो। ओह, ठीक है ना। अब असल में ये जो 7 आसमानों का कॉन्सेप्ट है, ये आपको म्यूज़िक में भी मिलेगा कि 7 मेजर नोट्स होते हैं और 5 माइनर नोट्स होते हैं। मेजर वो नोट्स हैं जो आपको हैप्पीनेस की या कनेक्टेड फीलिंग देंगे, और माइनर वो हैं जो आपको इंटीरियर जाने में या फिर अपनी जो है ना नेगेटिव फीलिंग्स को उनको उजागर करेंगे। अब नेगेटिव से मतलब वही फीलिंग्स है जो कि इनकम्प्लीट फील हो रही है, जो लॉन्गिंग जिसमें आ जाता है, जिसमें एंगर आ जाता है, जिसमें फियर आ जाता है। आपको ये कॉमन एलिमेंट मिलेगा ज़्यादातर पुराने रिलीजन्स में, जो ख़ासतौर पे पेगन है, जिनमें 12 खुदा हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि आप मशहूर ज़माना लियोनार्डो डा विंची की वो पेंटिंग उठा दें, द लास्ट सफर, जिसमें उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पेंट किया, जी, तो उन्होंने वो 12 ज़ोडिएक्स ही कोड किया है, जिसमें एक एक बंदा बेसिकली साथी जो बनाए हुए। अच्छा। अब ये
अब इसका ये है ना सर, एक इसका माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसमें हम घुसेंगे तो फिर उसमें बहुत फैंटास्टिक किस्म के नैरेटिव्स हैं, कहानियां हैं कि जूस पैदा हुआ, या थॉर का एक पर नैरेटिव है, या आपको कृष्णा का नैरेटिव मिलेगा। वो असल में कृष्णा थे या नहीं थे, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। जो नैरेटिव हमें पढ़ाया जा रहा है ना, जो कल्चर के थ्रू हमारे पास प्रोपोगेट हुआ है, वो कोडेड है। उसको लिटरली नहीं लेना है, उसको तोड़ना है, उसको खोलना है, उसकी 5-6 लेयर्स निकलेंगी। तो ये वाला जो 7 ज़मीनों और आसमानों का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी ये लेयरिंग हुई हुई है। वो जो आपको प्लैनेट का रेफरेंस दिया जा रहा है, वो एक अलग डिमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लिटरल प्लैनेट नहीं है। अच्छा, ठीक है, इसको सबसे जो प्यारा एक्सप्लेन किया हुआ है ना साइंसी टर्म्स में, वो एक रशियन साइंटिस्ट ने किया है, कुलेशॉव इनका नाम था। ये एक थ्योरी पिच करके गए हैं जिसको कहा जाता है, एक सेकेंड मैं मिक्सअप ना कर दूँ, बड़ा टाइम हो गया इन साहब का नाम लिए हुए, कार्डेशेव। ठीक है, कार्डेशेव थे, इन्होंने एक स्केल बनाया था जिसे कार्डेशेव स्केल कहते हैं, जिससे आप ये नापते हो कि सिविलाइजेशन किस लेवल पर है। उन्होंने इसके 3 लेवल बनाए थे, इसके अंदर फिर आगे से एडिशन करके इसके 7 लेवल्स बनाए गए हैं। ठीक है। अब ये क्योंकि एथियस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनका रिलीजन से, माइथोलॉजी से, इन चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है, कुरान सुनना कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है। और आप सरप्राइज होंगे कि वो जो 7 आसमानों के रेफरेंसेस हैं, वो कार्डेशेव स्केल के 7 जो लेवल्स डिफाइंड है, उनसे कितना मैच करते हैं। मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जो पहला लेवल है कार्डेशेव का, लेवल 1 जिसे कहते हैं, उसमें एक सिविलाइजेशन है जिसने अपने प्लैनेट को, जिस पे वो रहती है, उसकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको परफेक्टली मैनेज और कंट्रोल कर लिया है, यानी 0% एनर्जी लॉस है। ठीक है। ठीक है। इस स्केल के हिसाब से ह्यूमैनिटी इस वक्त अर्थ पे जो है वो 0.4 या 0.5 पे कहीं आती है। हमने 1 भी नहीं टच किया है। अच्छा, 1% की बात कर रहे हैं हम? नहीं, लेवल 1 की बात। लेवल 1 0 पॉइंट, हाँ ठीक है, ठीक है, 7 लेवल। ठीक है, ठीक है, हम 0.4 पर हैं। 0.4 पर है, यानी तकरीबन 60% तक एनर्जी हम लूज कर रहे हैं, यानी ये समझ लें एक तरीके से। हमारा सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, वो आप जितना भी इलेक्ट्रिक चले जाएं, वो है एंड में फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जिसको आप डीजल या पेट्रोल कहते हैं। ठीक है। क्योंकि सोलर एनर्जी को स्टोर करके उसको फिर मूव करना ये महंगा पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता सस्ता हो रहा है, लेकिन हमारे जो शिप्स मूव हो रहे हैं, हमारे जो जहाज चल रहे हैं, वो सोलर पे नहीं चल रहे, फॉसिल फ्यूल पे चल रहे हैं। ऐसा ही है। और फॉसिल फ्यूल जब आप इंजन में डालते हो, सिर्फ 35 to 40% एनर्जी आप जो है यूज़ कर रहे हो, बाकी सारी ज़ाया हो रही है। इसी ही बेस पे फिर ये कार्डेशियन स्केल की पूरी कैलकुलेशन बनी हुई है कि आप सिर्फ फॉसिल फ्यूल को देख रहे हो। अभी हमारे पास सोलर है, हमारे पास विंड है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज हैं, हमारे पास इस तरह की एनर्जीज हैं जो हम 0 पॉइंट से क्रिएट कर सकते हैं बाय इंटरैक्टिंग मेटल्स। मतलब मैं इसमें मास्टर्स नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है, तो इसका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अब जब आपने अपने पूरी अर्थ को मास्टर कर लिया ह्यूमैनिटी ने, जिसका एक बड़ा प्यारा रेफरेंस आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नैरेटिव से मिलता है कि उनके टाइम में अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें उनके ताबे कर दी थी। ठीक है। मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल एक बड़ी वो कहते हैं ना, एक दिमाग में एक अलग से बटन जला, यानी ये जितनी भी एनर्जीज है इनकी भी अपनी कोई कॉन्शियसनेस है, इनसे बात किया जा सकता है, बस वो लैंग्वेज भी नहीं की जा सकती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो ये भी था ना कि चूंटियों से भी बात कर रहे हैं। अब अगर आप इसको कार्डेशिव स्केल से देख रहे हो तो उसने ये 7 लेवल्स बनाए हुए। पहले में आपने प्लैनेट को मास्टर कर लिया, सेकंड में आपने अपने सोलर सिस्टम को मास्टर कर लिया है कि पूरे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उनका जो मेन स्टार है, अब हमारा एक स्टार है। ऐसे प्लैनेट्स भी, ऐसे सोलर सिस्टम भी होते हैं जिसमें 3, 4, 5 सन्स होते हैं। मून्स, सन्स सन्स इनके ऊपर आपको साइंस फिक्शन में बहुत लिटरेचर मिलेगा। एथियस्ट है ना सर, वो इन चीज़ों को बहुत डीपली एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसे एक ऐसी सिविलाइजेशन कि उनकी गैलेक्सी या उनका सोलर सिस्टम जैसा भी हो, उसकी सारी एनर्जी को परफेक्टली हार्नेस कर रहे हैं, ज़ाया नहीं होने दे रहे और प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे एक वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फिर ऐसी कोई सिविलाइजेशन अगर होगी ना, तो उनमें इंडिविजुअलिटी नहीं होगी। मतलब ये होगा कि काजी साहब है, तलत साहब है, लेकिन सब एक ही थॉट पे चल रहे होंगे, एक ही काम कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि जैसे एक वो होता है ना, इसकी क्या एग्जांपल दी सर, अगर आपने मक्खी का छत्ता देखा है सर, मक्खियाँ कितनी मेहनत करती हैं और कितना सिंक्रोनाइज चलती है। मतलब साइंस कहती है कि मक्खी अपनी पूरी जिंदगी में 1 चम्मच शहद बनाती है। ओह लेकिन सिंक्रोनाइजेशन कितनी ज़बरदस्त वाकई, क्योंकि उसमें से बह रहा होता है। सोचिए कितनी जिंदगी। अब इस तरह से जो है ना, कार्डेशिव स्केल चीज़ों को खोल रहा है। लेकिन जब हम कुरान वाला पार्ट जा रहे हैं ना, जब जिस तरह से कुरान में एक्सप्लेन्ड है या रिलीजन में एक्सप्लेन्ड है, तो वो ज़्यादातर मैच कर रहा है ब्लैक होल की थ्योरी से। अच्छा, क्योंकि सर हमारी जो यूनिवर्स है उसकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम क्रॉस नहीं कर सकते। कार्डेशिव ने जो ओरिजिनली बनाया ना, उसने ये 3 लेवल्स ही बनाए थे कि आपका अपना प्लैनेट, ठीक है, फिर आपका अपना सोलर सिस्टम या गैलेक्सी, ठीक है, और फिर जितनी भी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं इन दिस वन यूनिवर्स। ओके, ठीक है, ठीक है। लेवल 4 पर ये आ जाता है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो मल्टीपल यूनिवर्सेस में एट द सेम टाइम ना सिर्फ मूव कर पा रही है, बल्कि उनमें से एनर्जी भी चैनल कर पा रही है, उसको स्टोर कर पा रही है और उसको आगे यूज कर पा रही है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए।
ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? सर ये ज़्यादातर साइंस फिक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और असल में आप अगर एथियस्ट लिटरेचर को पढ़ते हो ना तो उनकी अच्छी इसमें सबसे मशहूर सर कार्ल जंग है। कार्ल जंग आपको साइकोलॉजी में ये नाम सुनने को बहुत मिलेगा। उनका एक पूरा कॉन्सेप्ट डिजाइंड है ऑन 12 आर्केटाइप्स। अच्छा। 12 आर्केटाइप्स, आपने स्टेरियोटाइप वर्ड सुना होगा, ठीक है ना? स्टेरियोटाइप का मतलब ये कि कैरेक्टर है जिसकी जो ट्रेट्स हैं, यानी स्टेरियो यानी इसमें डुअलिटी है कि या तो सही है या गलत है, इससे ज़्यादा किसकी सोच नहीं है, ठीक है? ये एक स्टेरियोटाइप होता है। हाँ ठीक है। इस चीज़ को फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं ना कॉमिकल बनाने के लिए कैरेक्टर को। देखो अपनी सोच से बाहर ही नहीं जा पा रहा, बार बार सेम भंड मार रहा है। फिर एक होता है आर्केटाइप। आर्केटाइप वो कैरेक्टर है जो अपने आप को ऑब्जर्व कर पा रहा है, ठीक है? आर्क जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को आर्क की तरह कभी तेज जा रही है कभी स्लो जा रही है, ग्रो कर पा रहा है। ठीक है। तो कार्ल जंग ने जितने भी पॉसिबल रिलीजन्स हैं सबको जोड़ के इसके ऊपर काम किया था और बहुत डिटेल में काम किया था। और उसने एंड में थ्योरी ये निकाली थी कि हमारी बायोलॉजी में 12 कैरेक्टर्स जो हैं वो बायोलॉजिकल लेवल पे प्रोग्राम्ड हैं कि आपके फैमिली में या आपकी कम्युनिटी में मिनिमम 7 से 12 लोग होना ज़रूरी हैं, तब आप कंप्लीटली सेफ फील करते हो। 8 से 12 लोग? 8 से 12 लोग। उन्होंने इनको डिफाइन किया हुआ है कि एक फादर होना ज़रूरी है, एक डॉक्टर होना ज़रूरी है, एक हंटर होना ज़रूरी है, एक मदर फिगर या फिर कहते हैं शामन होना ज़रूरी है। इसको रिवाइज़ किए हुए मुझे टाइम हो गया हुआ है, लेकिन ये आप ऑनलाइन लिखोगे बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इसको यूज़ भी किया जाता है साइकोलॉजी में ये स्टडी करने के लिए कि अगर एक पर्सनल उसमें कोई डिसऑर्डर है तो किस लेवल पे डिसऑर्डर आ रहा है, कि उसमें कौन से वाला या आर्केटाइप है जिसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। क्योंकि डिसऑर्डर्स यूजुअली तभी आते हैं ना, सोसाइटी का प्रॉब्लम ही होता है। बायोलॉजिकल वाले का तो मोस्ट केसेस में हल नहीं होता। साइकोलॉजी में आप क्या कर रहे होते हो? थेरेपी कर रहे होते हो, बात कर रहे होते हो, ताकि वो जो मिसिंग लिंक है, वो जो मिसिंग इमोशन है, जो फीलिंग ऑफ सेफ्टी है उस तक नहीं पहुंच पा रही, वो आप उस तक पहुंचा पाओ। अब अगर आप इसको, मैंने टेंजेंट बिल्कुल नहीं मारा सर, मैं ये सारा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये हमने सारी माइथोलॉजी शेव ऑफ कर दी, ठीक है? हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे चले जाएं तो 7 इमोशंस हैं, यहाँ पे 7 नीड्स हैं, ठीक है? जिसमें सबसे बेसिक वाली जो पहली नीड्स है वो आपकी सर्वाइवल की नीड है, ठीक है? ठीक है? उसके बाद जो आपकी सेकंड नीड है वो आपके इमोशंस की नीड है, कि आपके जो इमोशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हो। अगर आप उनके पीछे लग रहे हो तो एडिक्शन में जा रहे हो, वो अलग कहानी चली गई। थर्ड आ गई आपकी ड्राइव, मतलब मूवमेंट, कि आप कोई काम करना चाह रहे हो, फिजिकल ड्राइव आप में कहाँ से आ रही है, ठीक है? चौथी ड्राइव आपकी आ गई कनेक्ट करने की विद योर एनवायरनमेंट। अभी जो पहले इमोशंस हो रहे थे वो सिर्फ एक्सप्रेस हो रहे थे, अब आपके इमोशंस नहीं है, वो एक तरह की लैंग्वेज है जो आपको पल कूदों से, अपनी गाड़ी से, अपनी फैमिली से, टीवी से, कैरेक्टर से, इन चीज़ों से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर आपकी एक्सप्रेशन की ड्राइव आ गई, जो आपकी बोलने की ड्राइव है, कम्युनिकेट करने की है। कनेक्ट करना अलग हो गया, कम्युनिकेट करना अलग हो गया। फिर अंडरस्टैंडिंग, इंट्यूशन आ गई या लॉजिक आ गई, कि जो चीज़ आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपको कहाँ तक समझ में आ रही है, क्योंकि हम स्टेरियोटाइप नहीं बना रहे, हम आर्केटाइप बना रहे हैं, ऐसा कैरेक्टर जो इवॉल्व कर रहा है। जो ठीक है। और आखिरी जो आपकी ड्राइव आ गई वो हर चीज़ से कनेक्ट करने की आ गई, कि मैं अपने यूनिवर्स का, अपनी एनवायरनमेंट का 100% हिस्सा हूँ। इस पर मैं वो अपनी एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं इस स्टूडियो एनवायरनमेंट में बैठा हूँ ना, वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से आया हूँ, 10-12 साल की हिस्ट्री है। मैं प्रोडक्शन के बैकग्राउंड में होने की वजह से किसी सेट पर जाके बैठता हूँ, ऐसा लगता है मैं घर आ गया हूँ। वो एक अंदर की एक सेटिस्फैक्शन है जो ट्रेनिंग के जरिए और एक्सपीरियंस के जरिए मेरे अंदर डेवलप हो गई है। अब ज़्यादातर जो पेगन रिलीजन्स है, खासतौर पे ग्रीक रिलीजन्स है, उनको ये कम्युनिटी, ये सोसाइटी बनानी थी, कल्ट्स बनानी थी, ताकि जो आम आदमी है ना वो हमारे कंट्रोल में रहे। और मेजॉरिटी केसेस में अगर वो फार्मर है या किसी तरह का वो क्या कहते हैं ना, कोई स्किल्ड वर्कर है, तो उसकी जो लॉयल्टीज़ हैं वो हमारी तरफ आए। तो वो तभी आएंगी जब आप उसको बोलोगे कि ये वाला गॉड है, इससे जब भी तुम कनेक्ट करोगे और इसके सामने जब भी बलि चढ़ाओगे या इसको जब भी तुम अपने हार्वेस्ट का एक हिस्सा दोगे तो वो तुम्हारी 1 साल तक हिफाजत करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। डरा के एक तरीके से, हाँ, डरा के या मोहब्बत के उसमें एक। देखिए अगर आप इस लेवल पे जाएंगे तो सारा गेम ही डर का है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि डरा के ही कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, आपको अगर किसी चीज़ का डर है ना, वहाँ आपकी लॉजिक नहीं काम करेगी। हाँ ठीक है। और आई थिंक एक मोनोथियस्ट होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि आपका डर जो है वो आपके माइंड की क्रिएशन है। मतलब आपने कोई ऐसी गलती की है या वही गुनाह का कॉन्सेप्ट आ गया ना। और मजे की बात ये है, यहाँ पे अगर आप क्रिश्चियनिटी में घुसते हो तो यहाँ भी 7 डेडली सिंस आते हैं। ठीक है, जब हम माइथोलॉजी में घुसते हैं ना तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम है
कि वो जब आसमानों की बात कर रहे हैं तो बहुत जगहों पे वो इन स्टेट ऑफ माइंड्स की और इन एबिलिटीज़ की या इन एक्सप्रेशंस की, इन एनर्जीज़ की बात कर रहे होते हैं। वरना जब आप प्योरली बात कर रहे हो 7 आसमानों की, तो उसमें फिर ये कार्डेशियस स्केल ज़्यादा एक्यूरेट है। और मेरे हिसाब से कार्डेशियस स्केल जब लेवल 3 पे जा रहा है ना, तो वो कुरान पाक का लेवल 1 बता रहा है, जो हमारा अपना पूरा ब्लैक होल है। ओ ठीक है, ब्लैक होल की बाउंड्री बेसिकली, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरी अपनी मतलब वो कह लो मेरा अपना दिमाग लगाया हुआ है कि जो सिदरतुल मुंतहा को कहा जा रहा है वो बेसिकली ब्लैक होल की वो बाउंड्री है, क्योंकि उसको अगर आप क्रॉस करोगे तो वही है ना, इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है, मैटर फॉर एन एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर जल जाएंगे। अच्छा, अभी मेरी अपनी थ्योरी है, गलत भी हो सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह से देखते हो ना, हाँ, तो इसके अंदर आपका मल्टीवर्स की थ्योरी पूरी अप्लाई होती है। लेकिन फिर इस पे क्वेश्चन है कि अगर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से नहीं जा सकते तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे गए, क्योंकि उनका परमिशन थी। मतलब एक मुझे के तौर पे एक एक्सेप्शनल एक उनको परमिशन मिली कि जिसकी बेस पे वो आगे गए। सर मेरा तो 33% दिमाग एथियस्ट है 33% एग्नोस्टिक है। मैं इसको इस तरह से सोचता हूँ कि उनके अंदर कोई एक ऐसा स्पार्क मौजूद था, अंदर ही कोई ऐसा कोड मौजूद था जो कि बर्दाश्त कर सकता था उस ब्रिज को क्रॉस करना। यही एक बहुत बड़ा ऑनर है जो कि एक इंसान को दिया गया है कि जब हम अल्लाह ताला से कनेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर अमर इलाही एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हर इंसान में तो नहीं है मतलब मैं ये नहीं कह सकता मेरे अंदर एक्टिव है, हो सकता है जब नमाज पढ़ता हूँ या किसी का भला करता हूँ तो थोड़ी देर के लिए एक स्पार्क जागता हूँ, लेकिन एक नबी है तो उसका तो वो स्पार्क 100% एक्टिव है। और जिसके अंदर वो स्पार्क एक्टिव है उसके लिए तो एक, मैं तो यूँ सोचता हूँ कि वो चलते होंगे तो उनके लिए खुद ब खुद रास्ता बनता जाता होगा। मैं पहले ये क्लियर नूर कर का दूं, गेट हाँ, टाइप बन जाता मैं ये होगा। क्लियर कर दूं कि तलत भाई ने जो कहा है कि 33% एथियस्ट और 33% एग्नोस्टिक है, इसका मतलब ये नहीं कि माज अल्लाह ये एथियस्ट या एग्नोस्टिक हैं। ये मतलब ये इनकी जिसको कह लें कि मेरे आज सोचने ही का ये, स्टाइल है। हाँ आज ही कह लें कि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा ईमान इतना पक्का नहीं है जितना एक नबी का होता है। और जाहिर है कि नहीं हो सकता, मेरा एक्सपीरियंस देखे लाइफ का बिल्कुल कैसा ऐसे ही है। वो नबी जिस लेवल पे खड़ा हुआ है, वो कहते हैं ना कि लियकूनन्ना मिनल मुकिरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने यूज़ किया है कि ये निशानियाँ चाह रहे थे ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं कि वो जो ऐनुल यकीन है वो हक़ुल यकीन तक, यानी वो एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ पहुँच जाए। और हमारी भी मतलब है जिस लेवल पे इंशाल्लाह अल्लाह इसी पे ही माफ़ करेगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब अल्लाह का दीदार करेंगे तो वो ऐनुल यकीन वाली बात हक़ुल यकीन पे पहुँचेगी इंशाल्लाह। अब सर जो सारा गेम यकीन का है ना, वो इन 7 आसमानों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा, ठीक है, अगर आपको ये आसमानों का सफ़र फिजिकली करना है तो इस्लाम से पहले जब आप रिलीजन की बिल्कुल डेप्थ्स में घुसते हो ना, पेगन्स को डीकंस्ट्रक्ट करते हो, तो यही बताया गया है कि आपका अंदर से फेथ और बिलीफ अगर इतना स्ट्रांग होगा ना कि आप इस रियलिटी पे कि ये नहीं है ठीक है ना, दिस इज इनसिग्निफिकेंट। ये जो कुछ आप देख रहे हो ये हमारे जैसे मेरा पूरा जिस्म है ना सर, उसमें एक सेल है, हम वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मैं बोल तो सकता हूँ ये चीज़, लेकिन मेरा माइंड जो है ना मुझसे लड़ता है जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ मेरी बॉडी मुझसे लड़ती है। अगर कोई शख्स ये चीज़ अचीव कर ले कि वो अपना ईमान इस पर 100% कर ले तो वो इस आसमान से अगले आसमान में फिजिकली भी ट्रैवल कर सकता है। वो है ना कुरान क्या कहता है, मताउल हयात दुनिया अल्लाह मताउल गरूर, कि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो धोखे का बस सामान है। यानी वो तकरीबन समझ लें इस तरह की एग्जिस्टेंस है कि ना होने के बराबर है। वो जो आपकी वाली बात है कि इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इतनी बड़ी कायनात के सामने आप क्या आपकी एग्जिस्टेंस है। कायनात भी क्या, अगर मल्टीपल और भी वर्सेस का कॉन्सेप्ट मौजूद हो तो आपका तो होना ना होना बराबर ही एक तरीके से। और सर ये एक बड़ा ख़तरनाक, वो कहते हैं ना, ट्रैप भी है, क्योंकि जब आप रूहानियत के रास्ते में घुसते हो ना और आपको ये नॉलेज दी जाती है कि इस तरह का माइंडसेट बनाना है, तो अब आप ये अपना माइंडसेट बनाओगे ना कि ये सब कुछ इनसिग्निफिकेंट है, तो इसको हम रूहानियत में कहते हैं आपकी एक स्पिरिचुअल ईगो डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर आप कहोगे फिर तुम भी इनसिग्निफिकेंट हो। हाँ ठीक है, तो इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ यहाँ पे आपका वो नेगेटिव साइड खुलती है जिसको शैडो भी कहा जाता है, कि आप फिर ये कहोगे फिर तो दुनिया में 100 कत्ल कर दो, 1 कत्ल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज इनसिग्निफिकेंट। ये वाला जो पाथ है ये जिन लोगों के पास, अकॉर्डिंग टू जो मेरी रिसर्च है, मतलब जो ग्रीक्स हो गए, रोमन्स हो गए, पर्शियंस में भी आपको ये कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, जो पुराने पर्शियन पेगन कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे भी अभी तक हज़ारा वाले हैं जिनके ये पेगन कॉन्सेप्ट्स अभी भी एक्टिव हैं, जिनको ये प्रैक्टिस करते हैं, जिनको आई थिंक यूएन ने प्रोटेक्शन भी दी हुई है। अच्छा, कैलाश की बात कर रहे हैं? हाँ, कैलाश है, हजार, मुझे नाम सही से नहीं याद, मैं मिक्सअप कर रहा हूँ। वही सर 2-3 साल हो गए इन चीज़ों को रिसर्च किए हुए। अभी आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सारी पुरानी नॉलेज ही है जो आपको पता है। मुझे नहीं पता इसको रियल टाइम में भी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से हमारा सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, सोशल क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से, क्योंकि ट्रांजैक्शंस में बैंक बीच में से निकल गया ना, तो मनी का फ्लो नहीं कंट्रोल कर रहे, तो इसकी वजह से कोलैप्स आ रहा है, जिसमें से लोग सोचना शुरू हो गए कि यार बैंक पे पैसे क्यों डालें,
हाँ। मैं खुद कुछ ऐसा क्यों ना बनाऊं कि मेरे पास लोग पैसे आके डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डालें और मेरा अकाउंट ही मेरा बैंक हो। और दूसरा आपका सोशल कोलैप्स है, जिसमें रिलीजन्स के बारे में लोग सोचना शुरू हो गए हैं, सेक्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है उन पर फटने शुरू हो चुके हैं, एथीज़म अपनी जगह है, फिर LGBTQ वाला सारा ये सीन आ रहा है। इसकी वजह से ना सर बहुत से ऐसी कल्ट्स हैं जो आपको इंटरनेट पे एक्टिव मिलेंगी, जो मैंने आपको नॉलेज अभी मैंने इसलिए समराइज़ करके देने की कोशिश की। वो आपको बाकायदा बुक्स मिलेंगी, वॉल्यूम्स ऑफ इट, जिसमें इन्होंने डिटेल से सारा बताया हुआ है कि कौन था जिसने ग्रीक में आके ये एडिशन किया, किसने ये सब्ट्रैक्शन किया, रोमन्स और ग्रीक्स का क्या फड्डा चल रहा था, तो डायनाइसिस का जो गॉड है उसको उन्होंने क्यों क्रिएट किया, फिर हेडीज़ को क्यों क्रिएट किया। ये सारी नॉलेज जो है ना अभी 5 से 6 साल के अंदर इंटरनेट पर आ जाएगी। अच्छा। इसमें जो सबसे मशहूर बंदा है, आपको इसका यूट्यूब पर चैनल मिलेगा, बुक ऑफ विजडम के नाम से। हाँ, ठीक है ना। उसने वो जो आपका इजिप्शियन जितना है वो सारा उसने डिकंस्ट्रक्ट करके डाल दिया। मैं बड़े शौक से उसकी बुक पढ़ता हूँ, गलत नहीं बोल रहा है, बोल रहा है वो सही है। उसने इस्लाम के ऊपर भी जो कमेंट्री की है, मैं तो उस पर जहांगीर भाई के साथ थोड़ी डिबेट भी इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने उस किताब में ये लिखा है कि इस वक्त जो इस्लाम है, जो मेजॉरिटी इस्लाम है, अब वो इस्लाम के उस मेजॉरिटी माइंडसेट की बात कर रहे हैं जिसका हिस्सा ना आप है ना मैं हूँ। ठीक है। क्योंकि जो मेजॉरिटी इस्लाम है वो तो एक्सट्रीमिस्ट ही है ना, वो तो 2 कैटेगरीज में बट रहा है इस वक्त। और प्योर इस्लाम में तो आप किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। आप तो अपने आप को, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन एक मुसलमान तो मतलब क्रिश्चियन के लिए भी जिम्मेदार है। हाँ ठीक है। वो तो हिंदू के लिए भी जिम्मेदार है। ऐसा ही क्योंकि मुसलमान होना इज लाइक बीइंग ऑन अ पेडेस्टल कि आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि आप अल्लाह ताला की रियलिटी समझ सको, आपने सबको साथ लेके चलना है। आपने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। हदीस है, आप अलैहिस्सलाम एक दफ़ा जा रहे थे तो रास्ते में एक कब्र देखी, तो आपने पूछा साहबा से कि किसकी कब्र है, तो बताया गया कि एक जीव की है। तो आप वहाँ रोने लगे, आपकी दाढ़ी से जो ना आंसू गिर रहे थे। तो साहबा ने कहा रसूलल्लाह आपको इतना शदीद रोते हुए कभी नहीं देखा। तो आपने कहा कि मेरी हिदायत लिए बगैर एक इंसान दुनिया से चला गया। तो ये आपकी वाली बात जो है ना कि हम जिम्मेदार हैं, वो कुरान कह भी रहा है कि जो है ना हमने तुम्हें वो मोतदिल कौम बना के भेजा है ताकि तुम गवाह हो जाओ दूसरों पर। और बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जिम्मेदारी ख़तरनाक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। सूरह समझ में आ रही है, इसलिए तो फिर हाथ पाँव कांप रहे हैं। लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि तलत भाई आप वीडियोस क्यों कम अपलोड कर रहे हैं। वो इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वायरल नहीं होना सर, अल्लाह को मूवी तो दिखाना है। वो यही ना। अब हम बात कर रहे थे ना वो अब जैसे मैं कह रहा था कि कुरान कह रहा है अलम नशरह लक सदरक व वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कि हमने तुम्हारा सीना खोला है, कि हमने नहीं खोला तुम्हारा सीना। अल्लज़ी अनका वज़ाना अनका विज़रक, और हमने तुमसे वो बोझ हटा दिया जिस बोझ ने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी। और यही बोझ है ये कि आप जो है दूसरों के रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अलैहिस्सलाम ताइफ गए थे, तो ताइफ में जब उन लोगों ने मिस ट्रीट किया आपको और आपको पत्थर मारे, तो आप बाहर जब आने लगे ना आपका दिल बहुत दुखा हुआ था। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ यही की कि अल्लाह किन लोगों के दरमियान मुझे छोड़ दिया है। एक तो जिम्मेदारी भी डाल दी, इनको प्रीच करना है, वो रियलिटी जो तुमने देख ली है वो इनको बतानी है। अच्छा इतने से दिमाग, छोटे छोटे दिमाग, उनको ये बतानी भी है। और उस बताने के दौरान तुम्हारे ऊपर पत्थर भी मारे जाएंगे, तुम्हारे ऊपर ऊँट की ओझड़ी भी डाली जाएगी, तुम्हारे रास्ते में कांटे भी बिछाए जाएंगे, तुम्हें बर्दाश्त भी करने। और वो यही हुआ, जिब्रील आए, उन्होंने बोला कि भाई आप बोलें तो हम इसको ख़त्म कर दें। उन्होंने बोला नहीं, इनकी आने वाली नस्लें जो है ना फॉलो करेंगी। ये बहुत ख़तरनाक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने दे के भेजा दुनिया में। आपने इतना प्यारा ये वाक़या याद दिला दिया। इसी के बाद मिराज का सफ़र हुआ है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तकलीफ़ के बाद ये मिराज का वाक़या हुआ आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के 10वें साल, और ये भी उसी साल का वाक़या है जिसमें, अच्छा इसके बाद फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और जो अबू तालिब है उनकी डेथ हुई, जो आप अलैहिस्सलाम की बहुत क्लोज सपोर्ट थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट थे, दोनों की बहुत सपोर्ट थी। तो इस वाक़े की वजह से बॉयकॉट हुआ था बनु हाशिम का, और ये 2 शख्सियात जो दिल के बहुत करीब थी, इनकी जब डेथ हुई ना तो आप बहुत गमगीन थे। उसके बाद जो मिराज का वाक़या हुआ है। अब सर मिराज का वाक़या ऐसा वाक़या है जो एक और जगह मुझे मेंशन मिला, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाक़े में। हाँ, इनका जो उनकी जो किताबें नहीं है सहीफ़े हैं, बुक ऑफ इनॉक। जी जी। अच्छा लोग पूछते भी हैं ये जितनी भी किताबें हैं ना सर, मैंने तो खैर जब पढ़ी थी तो नेट पे आसानी से नहीं मिलती थी। अब एक ऑनलाइन वेबसाइट है archive.org के नाम जी से। जी जी। ठीक है ना, आप वहाँ जाके अगर बुक ऑफ इनॉक लिखेंगे ना तो आपको सारे सहीफ़े उसके जो ट्रांसलेटेड हैं वो मिल जाएंगे। तो उसमें तो ये मेंशन है कि ये 4थे आसमान तक की, 7वें आसमान तक की हज़रत इदरीस बुक ऑफ इनॉक में है कि उन्होंने ट्रैवलिंग की थी और उनको ये सारे रूट्स भी पता थे और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट भी किए हैं जो कि उन सहीफ़ों में कोडेड हैं, अभी तक ठीक से ट्रांसलेट नहीं हुआ है। ओह अच्छा, ये पढ़ने। हाँ, अब सर खुद ही सोचे ना, ये वाली नॉलेज जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, अब ये नॉलेज अगर किसी ने बुक ऑफ इनॉक से या फिर सैफायर टैबलेट्स में से निकाल ली, इसको प्रैक्टिस किया और उस पर स्पिरिचुअल ईगो जो है वो हावी हो गई,
आप इसको कह सकते हैं अब शैतान हावी हो गया, ठीक है। क्योंकि उसने वो रूट पार कर लिया जहाँ पे शैतान अलाउड नहीं है जाना या उसके लिए पहरे लगे हुए हैं। तो क्या करेगा, वो आके आपको करप्ट करेगा। आपको करप्ट क्या करेगा कि बाकियों को गाइड करो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जिनको बचा सकता है। मॉडर्न साइंस में इसको वो कहते हैं मसाया कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मसाया, ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअल में एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जो इंसानों के अंदर होती है कि मैं ही हूँ तुम्हें बचा सकता हूँ क्योंकि मैं सही जा रहा हूँ, मेरे पास वो नॉलेज है और किसी के पास नहीं है, मैं मसीहा हूँ। जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान के पास परफेक्ट नॉलेज हो, क्योंकि हम अपने सेंसेस पे चल रहे होते हैं और सेंसेस भंड जरूर मारते हैं। बहरहाल हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके सेंसेस बंड ना मारे। हेल्दी होना अलग चीज़ है, बंड मारना अलग चीज़ है। तो अब मैं ग्रीक्स को या पे पेगन्स को देखता हूँ ना, जब वो 7 आसमानों की इन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, वो एक ऐसा इकोसिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं जिससे वो आम आदमी को आसानी से सिड्यूस कर सके और कंट्रोल कर सके। मैक्सिमम यही है, ठीक है। क्योंकि अगर वो चाहे भी तो ये चीज़ एक आम आदमी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम पे जो जैसे प्लेटो हो गया या सोक्रेटिस हो गया, इन लोगों के पास ये जो एक्स्ट्रा एडवांस किस्म की, जिसको मैं फॉरबिडन नॉलेज कहता हूँ, ये थी, तो ये उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की होगी। ये तो मतलब मैं कहता हूँ चारपाई पे बैठ गए होंगे, चुरंगी पे बैठ गए होंगे कि जिसको सीखना है सीखो, मुझसे आगे सीखो, इन्होंने बताया होगा। लेकिन कोई ना कोई होगा टेढ़े दिमाग का जिसने इस नॉलेज को लिया और फिर इसको कोड करना शुरू कर दिया। ठीक है ना सर। अब इसमें जो सबसे इजी एग्जांपल है जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो शिवा की एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि शिवा का जो स्टैचू है वो आपको बहुत आसानी से उसकी पिक्चर्स जो है ना गूगल पे मिल जाएंगी। तो उसका जो स्टैचू है उसकी एक खास बात है, यूं करके बैठा होता है, ठीक है ना। हाँ, ये पोज होता है, हाँ, यूं किया हुआ है। तो ये एक योगा का पोज है जिसके ज़रिए आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को परफेक्टली अलाइन करके इसके अंदर अपना स्पाइनल फ्लूइड को जो है वो यूं कह लें कि आपने शायरा फैसल बना दिया है, स्मूथली मूव करेगा लिक्विड। ठीक है। और जितनी देर तक ये लिक्विड मूव कर रहा है ना स्मूथली, आप बिल्कुल एक्सटेसी में होंगे। ये समझो बैठे बैठे जो है ना आप टोन होएगा। लेकिन ये क्योंकि आप नेचुरली कर रहे हो तो इसकी वजह से आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। थोड़ी देर तक फील होगा एक्सटेसी, फिर थोड़ी देर बाद एनवायरनमेंट पूरी फील होना शुरू हो जाएगी, साउंड्स बहुत ज़्यादा क्लियरली सुनाई देंगी, कलर बहुत वाइब्रेंट होना शुरू हो जाएगा। इससे आप क्या कर रहे हो, अपने सेंसेस को शार्पन कर रहे हो। ये इस चीज़ की एक्सरसाइज है। लोग जाके उस बुत की पूजा कर रहे होते हैं। अब इस तरह से जितने भी आपको पेगन गॉड या गॉडेसेस दिख रहे हैं, उनके जो स्कल्पचर्स दिख रहे हैं, उसके अंदर बहुत डिटेल में चीज़ें कोडेड हैं। उनका पोस्चर है वो एक मतलब बना रहा है, उनकी शक्ल उस तरह से क्यों है वो एक मतलब बना रहा है। अगर वो सन है तो फिर उनको सेंटर सोर्स बनाया हुआ है। सन की जो एनर्जी होती है बेसिकली, इसको फोटॉन आप वो कहते हो ना, फोटॉन्स कहते हो, ठीक है। ये बेसिकली हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप इस पूरे सिस्टम से कनेक्ट करो तो वो इलेक्ट्रिकल या नेगेटिव एनर्जी है। तो ये चांद से आती है जो सूरज से आती है फोटोनिक एनर्जी कहते हैं। हमारी स्किन जो है वो है ना फोटॉन्स पे भी चलती है, हमको सनलाइट भी चाहिए और ऐसे ही फंक्शन नहीं करती। तो अगर आप इस एनर्जी को टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोटॉनिक एनर्जी को यूज़ करने की बात कर रहे हो तो फिर आप सन के रेफरेंसेस के थ्रू एक स्टैचू बनाओगे। अगर आप मून के हिसाब से जा रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर वही असल में हमारी बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है ये बिजली पे चलता है। ठीक है। हम लोग खुद इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं। अच्छा, आपको कभी अब आई थिंक उस टेंजेंट में नहीं जाना चाहिए, वो फिर अगर ये एक पूरी अलग कहानी खुल जाती है जिसको आप बायो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो, कि आप जिसको बॉडी समझ रहे हैं वो बॉडी नहीं है। ये बेसिकली 6-7 लेयर है बिजली की जो एक हार्मनी में मूव कर रही है, जिसकी वजह से आपका फिजिकल फॉर्म जो है वो आपको महसूस हो रहा है। इसमें से एक भी चीज़ हल्की सी भी ऑफ हो जाएगी, ये बॉडी फट जाएगी। अच्छा, मैं बहुत सिंपल करके और बहुत बेसिक करके बता रहा हूँ, इतना सिंपल है नहीं, और इसकी डेप्थ बहुत है। और वो जो 7 आसमानों की बात हो रही है ना सर, वो यहाँ पे भी फॉर सम वियर्ड रीजन रिफ्लेक्ट होती है कि ह्यूमन बॉडी की जो लेयर्स हैं वो भी 7 ही हैं। ओह, ठीक है। आपकी हड्डियाँ हैं, फिर आपके ऑर्गन्स हैं, फिर आपका एंडोक्राइनाइन सिस्टम है, ठीक है। वो यूँ समझ लें कि ये आपकी बॉडी को रिलैक्स या एंग्जाइटी देता है। फिर आपका नर्वस सिस्टम है, फिर आपके टिश्यूज़ हैं, फिर आपकी स्किन है, और फिर स्किन के ऊपर आपके ऑर्गन्स हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी में घुसते हो, इसलिए सबसे पहले कहा जाता है अपने ये जो 5 ऑर्गन्स है ना बाहर के 5 सेंसेस, इनको पहले कंट्रोल में लाना है। जैसे जैसे आप इनको कंट्रोल में लाते जाओगे आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में आती जाएगी। लेकिन सबसे मुश्किल दिमाग ही है सर। आपने 5 सेंसेस को तो कंट्रोल कर लिया, दिमाग लड़ना शुरू हो जाता है। अब आप आम आदमी को नहीं समझा सकते अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि उसको लत पड़ी हुई है कि ख़ानदान में या तो कोई बाप होगा या मोहल्ले का कोई बड़ा होगा, वो जो कहेगा मैंने वही करना है, मुझसे सोचा नहीं जाता, मेरे सर में बहुत दर्द होता है। ठीक है। तो मेजॉरिटी आपको जो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे ना पेगन के अंदर, ये 7 आसमानों के, वो ये 7 लेयर्स की बात हो रही होती है। यानी उन्होंने सिंबल्स बनाए, वो एक्चुअली गॉड्स नहीं है, वो उनके हिसाब से उन्होंने कुछ जैसे फीलिंग्स की, इमोशंस के सिंबल्स उन्होंने बनाए और फिर उन सिंबल्स को लोगों ने पूजना शुरू किया। ऐसा ही आज भी हो रहा है। आप उनको सेलिब्रिटीज़ कहते हो।
ओह अच्छा। ये इंसान की साइकी का हिस्सा है सर, साइकोलॉजी में। देखिए, अगर किसी बंदे ने कभी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं किया ना, तो हो सकता है माधुरी डिक्सिट या कटरीना कैफ उसके लिए आइडियल डेफिनेशन ऑफ लव हो। अगर किसी बंदे ने खुल के कभी अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं किए, तो उसके लिए शाहरुख खान आइडियल एक्टर हो, या उसके लिए शाहरुख खान एक आइकॉन हो या सेलिब्रिटी हो। क्योंकि हम, वही बात है ना, आम आदमी को उसका फिजिकल फॉर्म नहीं अट्रैक्ट कर रहा, उसका एक्सप्रेशन, वो जो एनर्जी इमिट कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब पुराने वक्तों में वो पुतला बना के रख देते थे, और इसका एक लेवल ऑफ अब्यूज़ भी था, मतलब मैनिपुलेशन भी होती थी। और मैनिपुलेशन इस तरह से होती थी कि हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई एक फेस्टिवल किया जाता था, यूजुअली ईस्टर या इस तरह का फेस्टिवल जो कि हार्वेस्टिंग टाइम के करीब हो। और जो फेस्टिवल किया जाता था उसमें खाना पीना जो है वो मुफ्त दिया जाता था। आप उसको एक तरह का पेगन लंगर समझ सकते हो। ठीक है। और उसके अंदर फिर नशावर चीज़ें मिलाई जाती थी। देखिए, नशावर से मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आपको हेलुसिनेट करा रही हैं, आपका दिमाग बंद कर रही हैं, आपको इमोशनल कर रही हैं। ओह मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 2 से 2.5 साल मैं ये केमिकल्स कंज्यूम कर चुका हूँ, लेकिन मुझे पता था मैं ये खा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया था कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर कोई ऐसा बंदा है ना सर जिसको पता नहीं है और आप ये चीज़ें उसके खाने पीने में मिला रहे हो, तो उसके सामने जो बुत रखा हुआ है ना, वो उठेगा, उससे बात करेगा, वो उसको उसके ऐसे गहरे गहरे राज बताएगा कि उसकी हालत टाइट हो जाएगी। क्योंकि वो जो चीज़ जिसको आप हेलुसिनेशन कह रहे हो, वो उसका अपना सबकॉन्शियस है, ठीक है। और वो जो नशा है वो कर क्या रहा है, जो चीज़ विजुअल है वो उसका आपके हेयरिंग के जो दिमाग का हिस्सा है ना, जहाँ पे हेयरिंग का डेटा स्टोर है, वो उससे जाके उसको कनेक्ट कर रहा है, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और उसको एक्चुअल में एक शक्ल दिख सकती है जो कि बोले उससे। ये इतनी पावरफुल और इतनी एंशिएंट टेक्निक है मास कंट्रोल करने की। ये हो रहा होता था। तो अगर आपने मास फेस्टिवल्स कर करके उनको रेपिटेशन में एक ही बुत दिखा दिखा के, जूस का या नॉर्ड्स में किसी कोई भी उठा लें सर, ये इस वक्त हो रहा है फिल्म मेकिंग के थ्रू, ठीक है। साउंड में इस तरह की फ्रीक्वेंसीज मारी जाती हैं जो कि आपके ऑर्गन्स को जाके हिट करती हैं, आपके पेट को जाके हिट करेंगी, आपके सेक्सुअल ऑर्गन को हिट करेंगी, आपके हार्ट बीट को डायरेक्ट जाके उसके बीपीएम को ऊपर नीचे करेंगी, और उसके साथ फिर खूबसूरत सा विजुअल जोड़ा जाता है। तो आपको लगता है यार ये जो बात कह रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसा मेरे साथ ही हुआ है। बिल्कुल। ये इसका सबसे एडवांस्ड फॉर्म है। हम्म। मतलब मेरे घर वाले समझते हैं मैं मजाक कर रहा होता हूँ, लेकिन ये मुझे डिग्री करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मीडिया साइंसेस बेसिकली हेलुसिनेशन और हिप्नोटिज्म की डिग्री है। क्योंकि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें रियलिटी को फिक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और कितने मज़े से करना है कि अगला बंदा पकड़ ना पाए। आप फिक्शन दिखा रहे होगे, उसको रियलिटी लग रहा होगा। ये इस चीज़ की स्टडी है, और ये एज वॉरफेयर भी यूज़ किया जाता है। पुराने वक्त में इस तरह के रिलीजन्स और कल्ट्स बना के उनमें सिंबल्स डाल डाल के फेस्टिवल्स करके, उस फेस्टिवल के दौरान आपको ड्रग्स दे के आपके माइंड से खेला जाता था। और अगर आप इसको पैरेलल में लेके चलो आज दुनिया में जो चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। इसी तरह आपके साथ खेला जाता है ना सर। इवेंट्स होते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स होते हैं। स्पोर्ट्स में तो चले, ये फिर थोड़ा सबटेक्स्ट में ये छुप के हो रहा होता है। जब आप आर्ट के एक्सप्रेशन की तरफ जा रहे हो ना, तो ये बहुत खुल के भी हो रहा है। म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, 3-3, 4-4 दिन तक चलते हैं। और ये मैं उन फेस्टिवल्स की बात नहीं कर रहा जो आपको टीवी पे या फिल्मों में मिलेंगे या जिनकी आप टिकट खरीद सकते हो। ये कल्ट लेवल पे हो रहा होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने अपने, अच्छा, आपका माइंड बड़ी प्यारी चीज़ है। अगर आपने अपने माइंड को ये यकीन दिला दिया कि जब आप इस कैरेक्टर से बात करते हो और वो कैरेक्टर आपको रिप्लाई देता है, चाहे वो हेलुसिनेशन ही क्यों ना हो, तो आपके अंदर सुपर पावर्स आ जाती है, तो एक्चुअल में आना शुरू हो जाएंगी। वाकई में आएंगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके पास एबिलिटीज़ है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपने माइंड को ट्रिक कर दिया ये मानने में कि तुम्हारी आंखें अब नॉर्मल से डबल देख सकती हैं, तो फिर उनको दिख रहा भी होता है। दिख रहा भी होगा। मैं इसमें वो जादू वाला एलिमेंट नहीं डालना चाहूँगा, क्योंकि इसको वो ना एथिज्म में, एग्नोस्टिसिज्म में इसको कहा जाता है बायो हैकिंग। आपने अपनी बॉडी को हैक कर लिया। क्योंकि आपकी बॉडी में जो डीएनए है वो एक तरह का डेटा स्टोरेज है, और उसमें जो डेटा है वो सिर्फ आपका डेटा नहीं है, वो जितनी भी एग्जिस्टेंस में लाइफ रही है ऑन दिस प्लैनेट उसका भी डेटा है, और यूनिवर्स के अलग अलग चीज़ों का भी डेटा है। तो इस तरह की हरकतें करके, बायो हैकिंग करके या हर्मेटिज्म प्रैक्टिस करके, अपेरेंटली इस नॉलेज को ना सिर्फ हासिल किया जा सकता है बल्कि प्रैक्टिस भी किया जा सकता है और शार्पन भी किया जा सकता है। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे फिर मैंने हाथ उठाना शुरू कर दिए कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ। और मैं वही आपकी वाली बात पे कहूँगा सर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने की वजह से ये थॉट आई है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कराची वाला वर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन मार्केट में ये चीज़ आई
कि भाई आपको किसी की जरूरत नहीं है खुदा से कनेक्ट करने के लिए। जबरदस्त। अगर आप इमेज बना रहे हो ना तो वो खुदा नहीं है क्योंकि इमेज बनाते ही आपने खुदा की इस एसेंस को लिमिट कर दिया है। बिल्कुल। और वही आपने क्या किया ना, वही स्पिरिचुअलिटी में ही है, आपने उस इमेज के जरिए उस एसेंस को एक खास चीज में चैनल करना शुरू कर दिया। ठीक तो है। वो एबिलिटी तो ग्रो करती जाएगी हाँ। ऐसा नहीं है कि वो ग्रो नहीं करेगी, ग्रो तो करेगी। और वही आपके लिए सबसे बड़ा टेस्ट बन जाएगा, वही फिर आपका फितना होगा। लेकिन वही फिर तलत भाई एक चीज़ देखें कि हमारा दिमाग लिमिटेड सोचता है। हमारे दिमाग में ना वो थॉट नहीं आ सकती जिसको ना कभी हमने सुना हो, ना एक्सपीरियंस किया हो, ना मुशाहिदा किया हो। अब हम लामुहाला अगर हम खुदा के बारे में सोचते हैं, हम इवन नमाज पढ़ रहे होते हैं तो अगर हम सोचते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है तो एक माज अल्लाह, लेकिन लामुहाला हमारे दिमाग में एक जिस्म का सा तस्वुर आ जाता है और एक वो कॉन्सेप्ट आ जाता है क्योंकि हमारा दिमाग लिमिटेड सोचता है। हमने कोई ऐसी हस्ती आज तक देखी नहीं है जो जिस्म से पाक हो, आंखों से पाक हो, हाथ पाँव से पाक हो, जिसकी लिमिट ना हो, जो लिमिटलेस हो, जिसका जो है किसी जगह पे कैद ना हो सके। तो जब हम खुदा के बारे में सोचते हैं ना तो उसको भी हम अपनी अकल के एक बंद महवर में और एक लिमिटेड महवर में रख के सोचते हैं और हम उससे बाहर सोच ही नहीं पाते। और हमें सोचना भी नहीं है। यही तो सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना ये टेक्नोलॉजी हमें दी है कि आपको एक ऐसे सवाल का जवाब दे दिया जिसका जवाब आपको नहीं मिल सकता तो आप खुदा को कैसे एक्सपीरियंस करोगे? एक प्रॉफिट की लाइफ को कॉपी करके। ओह ठीक है वही है ना। हाँ। इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ गए जो है। डायरेक्ट अल्लाह ताला का कलाम हमें बता रहे हैं। हाँ, इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदूस कुदसी वगैरह आ गई। हाँ ठीक है। इस चीज़ को समझे सर, क्योंकि ये पेगनिज्म के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है कि आपने उस सोर्स से कनेक्ट कर दिया। वो क्वांटम फिजिक्स में इसको 0 पॉइंट एनर्जी कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं आपने ब्रह्मांड से कनेक्ट कर दिया और उस वक्त के अवतार बन गए या उस वक्त के गॉड किंग बन गए। तो आपको एक तरह से जो नॉलेज मिल रही है वो प्योर डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है। और ये वो पॉइंट है जिसमें आपका दिमाग बंद है, आप लॉजिक यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए ब्रेन जो है वो 3 डिमेंशंस में सोच सकता है। ये आपको जो है ना रियलाइज जिस दिन हो गया ना, आप मेरी जगह आके बैठ जाओ क्योंकि सही कहते थे भाई बहुत बेकार चीज़ है क्योंकि ब्रेन का काम क्या है? आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना। ठीक है। और आपकी बॉडीली फंक्शंस को चलाते रहना। ठीक है। इससे ज़्यादा इसका काम नहीं है। ऐसा ही है। हाँ। उसके अलावा ये क्या कर रहा है? हाँ। आपको जितना भी डेटा मिल रहा है ना अपनी एनवायरनमेंट से, ये प्रोसेस करके आपको दे रहा है। ठीक है। तो आप कौन हो? हाँ, मैं ब्रेन से हटके कोई चीज़ हूँ, मैं क्या हूँ फिर? अब यहाँ से बाउंड्री शुरू होती है सिंबलिज्म की। ठीक है। क्योंकि जब भी आप इन चीज़ों को, अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को, एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने जाओगे तो जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ वो तो समझ जाएगा, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ वो या तो आपसे लड़ेगा या फिर आपका गुलाम बन जाएगा। अगर आप उसको ये कॉन्फिडेंस दे दो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हम सबको दिया कि भाई किसी की ज़रूरत नहीं है, बैठो, खुद को एक्सप्लेन करो, खुद को समझो, खुद पे काम करो, अपनी मसल्स को कंट्रोल में लाओ अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाओ, अपने थॉट को ऑब्जर्व करो कि कहाँ से आ रही है। जब आपको ये सारी चीज़ें साइड में खुद ब खुद आप इनको एक कैटेगरी में डाल दोगे ना तो आपको वो चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाएंगी जो शुरू से हो रही थी, लेकिन शोर इतना था कि आप उसको क्या कहते हैं ना, वो डेटा जो है रिसीव नहीं हो रहा था, नॉइज़ में कहीं लूज हो रहा था। मतलब सूरज निकल रहा था, चांद भी निकल रहा था, सितारा भी रोज निकलता था, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से कभी किसी ने सोचा नहीं था। उस पर्सपेक्टिव से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोच के और यही कहा कि भाई वो गाइडेंस जिसको तुम समझते हो कि शायद किसी के हासिल करने पर ही डिपेंडेंट है, नहीं, वो तुम बैठकर, तुम खुद सोच कर, और फिर वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आपने कही कि नॉलेज डायरेक्टली अल्लाह ताला की तरफ से आती है। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉलेज कैन नॉट बी क्रिएटेड ना, वो तो नॉलेज तो मौजूद है कहीं भी, आप एक तरह से उसे डाउनलोड करते हो। बिल्कुल ऐसे ही डाउनलोड कर रहे हो, वो सर्वर पे कहाँ है अल्लाह ताला के पास। तो सर मैंने इसलिए फिर अपना वैसे मैं इस चीज़ के लिए वैसे माज़रत ख्वाह भी हूँ, पिछले 1-1.5 महीने से मैं लोगों के जवाब भी नहीं सही से दे पा रहा, लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली यही तो आपने करना है। ठीक है, एक छोटा बच्चा क्यों खुश होता है? क्योंकि उसके हिसाब से उसकी सारी नीड्स पूरी हो चुकी हैं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया हुआ है कि मैं ये करूँगा तो मैं खुश होऊंगा, तो आपने अपनी खुशी को बंद किया है। ऐसा ही है, खुशी तो अंदर वही है 5-10 मिनट बैठ के सुकून कर लो, नेचर में चले जाओ, किसी पुराने दोस्त से मिल लो, सिस्टम वापस ऑन हो जाएगा। इतना ही सिंपल है। आप जितना किसी सिस्टम के चक्कर में या स्ट्रक्चर के चक्कर में पढ़ रहे हो ना, तो आप किसी और बंदे की नॉलेज यूज़ कर रहे हो। नबी की नॉलेज जो है वो यूनिवर्सल नॉलेज है। जब आप पेगन्स या ये ग्रीक नॉलेज में जाते, सर मुझे बहुत शौक रहा है ना, इनमें बहुत गुस्सा हूँ, क्योंकि साइकेडेलिक्स कैसे इस्तेमाल करने इसकी सबसे ज़्यादा नॉलेज आपको ग्रीक्स में ही मिलेगी। उसको रेगुलर यूज़ करते थे। अच्छा, उनको ये समझ में आ गया था कि ये हेलुसिनेट कैसे करा रही है,
तो वो प्लान कर करके इवेंट्स करते थे, वो बाकायदा लिस्ट बनाते थे सवालों की, और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। उन्होंने नशे को एक तरह से नाइट्रस ऑक्साइड या मतलब सुपर फ्यूल बनाया हुआ था। इसलिए जितना काम साइकोलॉजी पे ग्रीक्स ने किया हुआ है ना, आपको कहीं और मिलता नहीं है। उसकी एक ये बहुत बड़ी वजह है। लेकिन आप देखें सर, वो 30 40 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ तक पहुँचे थे। ये नहीं उन्होंने 1-2 गोली खाई और सेट हो गए। ये माइंडसेट आपका बस आपने क्लियर करना है और अपने आप को अवेयरनेस के लेवल पे लाना है। ठीक है, आप किसी सोच का हिस्सा नहीं हो, आपकी बॉडी भी आप नहीं हो। ठीक है, ये मतलब आप एक ड्राइवर हो, ये बॉडी आपकी मशीन है, आपकी गाड़ी है जिसको आप चला रहे हो। और वही मैंने कहा ना, इसलिए वो जो 33% वाला बोला ना कि 33% अभी एथियस्ट माइंडसेट पे चल रही है, क्योंकि साइंस पढ़ी हुई है। साइंस हमने जो पढ़ी है वो भी किसी की थ्योरीज हैं। हाँ ठीक है ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये मतलब चार्ल्स का लॉ है वो एक्चुअल में फिजिक्स का लॉ नहीं है। उस बंदे ने ये साबित किया है कि इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं ये करता हूँ तो ये रिस्पॉन्स आएगा। दैट्स इट। जैसे जैसे हम इन चीज़ों को अनलर्न करते जाएंगे ना, आपको 7 आसमानों के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, वो पर्दा आपके सामने से खुद हटेगा। जो प्योर हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी है ना, बिल्कुल जड़ों में आप घुस जाओ। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं पे टेंजेंट्स मारता हूँ। तो अगर कोई इसमें डेप्थ में जाना चाहे, आपको मेटाफोर्स की, माइथोलॉजी की जो स्टडी है ना सर, इसमें इतनी फिजिक्स है, इतनी साइंस है, ऐसे ऐसे मटेरियल्स के बारे में बताया गया है जो कि आप हवा में से क्रिएट कर सकते हो। आजकल आपको ये कहते हैं थोड़ा डार्क वेब, अब तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी आपको रेड मरकरी मिल जाएगा। रेड मरकरी की वो किस्म है जिसके ज़रिए आप लेविटेशन कर सकते हो कि चीज़ें हवा में उड़ेंगी। ठीक है, इतना आप चीज़ों को उड़ा सकते हो, इतना सामान है। मतलब वही ना, ज़िंदगी के 5-6 साल तो बस यही पढ़ता रहता था। और आप ज़्यादातर जो कार्टून्स देख रहे हो, जो एनिमे देख रहे हो, उनमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फिर एक्सप्लोर किया जा रहा है। वो कार्टून बोल के, एनिमे बोल के ना उनकी छुट्टी हो जाती है, कोई नहीं बोलेगा कि ये सच की बात कर रहा है, कोड हो गया ना। तो जिसके पास ये नॉलेज पहले से है वो तो पिक कर लेगा, ठीक है। जिसके पास पहले से नहीं है उसको नहीं समझ में आएगी। और इसको इस तरह से देंगे सर, अगर जैसे मैं एक ऐसी ब्लड लाइन को बिलोंग करता हूँ। हम लोग इस वक्त जो है ना, मैं 10th जनरेशन मुस्लिम हूँ। ठीक है, मैं 10वां अपनी नस्ल का हूँ जो मुसलमान पैदा हुआ, मेरा बेटा 11वां हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे आबाव अजदाद जो थे वो भी राजपूत थे, तो वो सन वर्शिपर्स थे। ठीक है, आग की पूजा करते थे। तो मेरी बायोलॉजी में है कि एक एलिमेंट ऑफ पेगनिज्म, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, इट इज़ देयर। इसलिए जब मैं ऐसे कार्टून्स या ऐसी फिल्में या ऐसा म्यूज़िक सुनूंगा जो कि पेगन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, वो मुझे अट्रैक्ट करेगा। और ऑन अ बहुत, मतलब वो कहते हैं ना, ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल अट्रैक्ट कर रहा है। थॉट अट्रैक्ट नहीं कर रही, वो साउंड अट्रैक्ट कर रही है, वो विजुअल अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो मेरे खून जीन्स में। हाँ, अगर कोई ऐसी ब्लड लाइन है, जैसे इसमें बेहतरीन एग्जाम्पल मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अहले बैत की दे सकता हूँ कि अनकरप्टेबल रही। ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं पेगन का। ठीक है। तो उनके सामने जब ये वाला लिटरेचर आएगा, कोई बुत आएगा, उनको रजिस्टर ही नहीं होगा ना, उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा बिल्कुल। वो मतलब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो पूरा नैरेटिव है, मैं उसको नैरेटिव इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही है ना, आपके साथ ही आपकी एक वीडियो से ही पता चला था कि 7 साल की उम्र तक तो उनका कोई ह्यूमन एक्सपोजर ही नहीं था। हाँ, यानी उनको किसी ने आके नहीं बताया कि ये वाला बुत खुदा है। हाँ, उनका माइंड जब 7 साल की उम्र पे पहुंचा, पहले 7 years कंप्लीट हो गए, 7 लेयर उनकी बॉडी की सारी डेवलप हो गई। जब उनको सिंक्रोनाइज करने की बात आई, तब उनको ये चीज़ बताई गई। इस पे ना, अभी आपने जाले वैद की बात की, मुझे एक हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कॉल याद आया। वो ये कहते थे कि अगर अल्लाह मेरे सामने आ जाए ना, तब भी मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। मतलब मैं यकीन के उस लेवल पर पहुंचा हुआ हूँ कि एक्सट्रीम लेवल है वो, मतलब उससे आगे कोई लेवल है नहीं। तो अगर अल्लाह मेरे सामने है तो भाई हाँ, मुझे पता था है। मतलब ये जिसको आप कह रहे हैं ना हक्कुल यकीन, ये वो वाला एलिमेंट है, ये वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल है। अब ये वाला लेवल जो है ना, हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। ज़ाहिर, अगर आपको ये रियलाइजेशन आ गई ना सर, मीडिया कंटेंट आप पे काम करना बंद कर देगा। वो जो रील आपको अट्रैक्ट कर रही है ना, वो जो म्यूजिक आपको खींच रहा है, अगर आपको अपनी हिस्ट्री पता हो कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपके खून में क्या क्या मिला हुआ है, ये पावर वहीं टूट जाती है। ओह, ज़बरदस्त यार तलत भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त रहा आज का टॉपिक भी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है हम बोलते रहेंगे और टाइम गुजरता रहेगा। सर हमने ये सारा समराइज़ किया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ग्रीक की बात कर रहे हो ना, तो ग्रीक का जो फाइनल स्ट्रक्चर मिला था 12 खुदाओं का जो कि ओलंपस पे बैठे हुए थे, उसको फिर हम खोलना शुरू करें, इसमें वीडियो गेम्स बने हुए हैं जो अभी तक चल रहे हैं, उनकी पूरी कल्ट फॉलोइंग है। गॉड ऑफ वॉर इसमें सबसे फेमस है।
ओह फिर इसके ऊपर कॉमिक्स बनी हुई है, इसके ऊपर कार्टून्स बने हुए हैं, वो खोलते जाए सर हम फंडिंग पकड़ सकते हैं वार्नर ब्रदर से, इतना डेटा मौजूद है। क्योंकि अब मेजोरिटी जो है जो इस कंटेंट को बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ज़्यादातर एथियस्ट या एग्नोस्टिक ही होते हैं, तो उसको एज रिलीजन नहीं लेते, वो बड़ा इन्जॉय करते हैं इसको एक्सप्लोर करना कि देखो इसमें कैसी कैसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कैसे कैसे माइंडसेट की हो रही है। और आई होप हमारी ये कोशिश कामयाब रही हो। मैंने इसलिए कोशिश की कि समराइज करके दे कि वो 7 आसमान जो है ना, आप वही बात है सर, आपने अगर सिर्फ मेराज को समझ लिया और कुरान की एप्लीकेशन को समझ लिया, कुरान की एप्लीकेशन आप सिर्फ अहले बैत को सलाम को स्टडी करके ही समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। आप और मैं बायोलॉजिकली केपेबल नहीं है। ये इंसल्ट नहीं हो रही है, ये आपको बताया जा रहा है कि आपका कैलिबर क्या है। समझ में आ गया, फिर खींचो गाड़ी फिर नहीं फंसेगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त तलत भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक रहा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू रही। मैं इसी नोट पे जो है वो इस पॉडकास्ट का एंड करना चाहूँगा कि अब जैसे हमने बात की थी ना कि 7 आसमानों की, अब ज़ाहिर है क्रिश्चियनिटी में, जूदिज़म में अगर हम ये चीज़ें मिल जाती हैं, इस्लाम में भी ऑब्वियसली हैं, तो वो तो कुरान खुद ही कह रहा है ना कि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया, कि ये किताब जो कुरान है तस्दीक करने वाली है पिछली किताबों की भी। तो अब ज़ाहिर है जो पिछली किताबों के कॉन्सेप्ट्स हैं वही कुरान में हैं, नाजिल करने वाला एक है, तमाम मालूमात को, तमाम इल्म को भेजने वाला एक है और वो अल्लाह है। और फिर हमने इसको भी डिस्कस कर लिया कि किस तरह इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो ग्रीक माइथोलॉजी है उससे किस तरह डिफरेंट, और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि माअज़ल्लाह ये वहाँ से लिया गया है, क्योंकि वहाँ वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर तलत भाई ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया और इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। इसी नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और तलत भाई को भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट और नेक्स्ट किसी भी टॉपिक को लेकर इंशाल्लाह मैं तलत भाई के साथ कोशिश करूँगा मज़ीद पॉडकास्ट करूँ। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए और तलत भाई को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।